जल्दी जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए सभी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की विशेष क्लास में, जहां हम करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास। और टीजीटी पीजीटी क्लास में यहां आपको मिलेंगे 125 प्रश्न, जिनके आधार पर आप देख पाएंगे कि आप कितना तैयार कर पाए हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको मेरिट के बारे में भी बताऊंगी। आप जितनी कैपेबिलिटी है उतना हम करेंगे। कि आवाज मेरी साफ आ रही है तो एक बार मुझे थंब कर दें। मेरी आवाज आपको क्लियर हो रही है? चलिए, तो ये हमारी पहली क्लास है जो हम टीजीटी पीजी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, एक दिन टीजीटी का प्रैक्टिस सेट होगा और दूसरे दिन पीजीटी का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे हम अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और कितना उसमें कमी है। दूसरी बात, जिन प्रश्नों पर आपको लगता है कि हमारी पकड़ नहीं है, उन प्रश्न को नोट करते हुए आप चलते चलिएगा। क्योंकि जो प्रश्न आप नोट करेंगे उसको कल दूसरे दिन उन प्रश्नों पर काम कीजिए और अगले दिन देखिएगा वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है जी। गुड इवनिंग मैम। अब हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम है कि यूपी टीजीटी पीजीटी वो नहीं भर सकते हैं बिकॉज ऑफ संस्कृत उनके पास नहीं है। तो इसके लिए आप अभी 12th क्लास में एक विषय से संस्कृत कर सकते हैं। 12th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको 11th में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह के प्रश्न मेरे पास आते हैं तो मुझे लगा दो चार चीजें मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। तब तक आप सभी जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। आपके जो भी प्रश्न होंगे आप मुझे बता दीजिएगा और उसके साथ ही आपको आपका आंसर मिलता रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन, ठीक है, बोर्ड। यहाँ पर क्या है, आपकी जो यूपी टीजीटी की परीक्षा है उसको हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म चुनना है। ठीक है, असंगत युग्म देखना है। क्या देखना है हमको? असंगत। सबसे पहले हमें प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। कई बार तो हम प्रश्न गलत तरीके से पढ़ लेते हैं जिसका आंसर गलत हो जाता है। तो पहले ऑप्शन में देखिए, अज्ञेय और विज्ञेय। आपको एक जैसा लगेगा, इन चीजों में बहुत कंफ्यूजन होती है। आद्यतन पुरातन ये तो बिल्कुल ठीक है, अजय विजय ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अज्ञेय विज्ञेय आपको लगता है तो यहाँ पर उपसर्ग देख लीजिए। अ उपसर्ग का मतलब होगा बिना, और यहाँ विज्ञ माने जो ज्ञानी होगा। ठीक है, अज्ञ मीन्स जो अज्ञानी होगा। यहाँ देखिए, अर्वाचीन और नवीन दोनों का ही अर्थ नवीन होता है, इसलिए अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा वो नवीन ना होकर के क्या होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, क्या विलोम होगा इसका? प्राचीन होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। देखिए एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आगत का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ। ठीक है, विगत का अर्थ होता है बीता हुआ, तथागत का अर्थ होता है जैसा आया था वैसा चला गया, और प्रत्यागत का अर्थ होता है लौट कर आया हुआ। ठीक है, तो प्रत्यागत यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कूलंकषा। कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? देखिए इस पर कई बच्चे जो है वहां पर परेशान हुए थे टीजीटी में, क्योंकि ये उनको नया लगा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टीजीटी में आप ये प्रश्न जब बना था तो ये आपकी एक बुक है, हरदेव बहारी जो है उसमें भी मिल जाएगा आपको। वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन में आप पर्यायवाची में देखेंगे तो आपको कूलंकषा वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, नौका है, नदी है, बिजली है, रात्रि है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, नदी। आप लिखकर भेजते रहिए आंसर।
जो भी आपको लगता है कि सही आंसर है तो आप लिखकर भेजते रहिए, आपको आपकी तैयारी पता चल जाएगी। फोर्थ हम देख लेते हैं वीणा पाणी। वीणा पाणी में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विगु। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह हमको प्राप्त होता है जब हम उस शब्द का विग्रह करते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, उनको विग्रह करने पर कोई अन्य पद ही प्रधान निकलता है। जैसे वीणा पाणी, वीणा है जिसके पाणी में अर्थात माता सरस्वती, यानी जिनके हाथ में वीणा विराजमान रहती है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक शब्द पहले होता है, जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स लिखकर भेजें। आगे देखिए, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि जिसको शुद्ध कला का ज्ञान होता है ना, वो बहुत दूर तक की बातें सोच लेता है। इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या मुक्तिबोध। तो सोचकर बताएं कौन है इसके रचयिता। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी। तो ये पंक्ति जो कही है ये हमारे आलोचक हैं रामविलास शर्मा, इन्होंने कही है। देखिए, ये मार्क्सवादी आलोचक कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। और एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीनों चारों का हम करेंगे मूल्यांकन, क्योंकि ये आलोचक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर प्रश्न से बनते ही बनते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, आभ्यंतरिक या आभ्यांतरिक। बताएं आप सभी, शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, आभ्यंतरिक। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हो हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। देखिए, लीक का अर्थ होता है परंपरा, जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, तो उसी के विषय में यहाँ कहा जा रहा है कि परंपराओं पर वो चलते हैं जो हारे हुए और दुर्बल होते हैं। हमें तो अपनी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ ही प्यारे हैं। तो किसने कही है ये पंक्ति? भरत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले या भवानी प्रसाद मिश्र। बताएं जल्दी से। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसने कहा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पार्श्वनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र किसने लिखा है? यहां पर देखिए कितना अच्छा प्रश्न आया है कि पार्श्वनाथ चरित्र किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 8। तो बताएं सभी आंसर। जी बिल्कुल, यहां पर आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, वादिराज ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में आपको कहा गया है कि जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, जहां प्रजा में नहीं थी। ठीक है। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार की हैं? यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। तो देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वाक्य एक है, यहाँ पर दूसरा है और इसी में तीसरा वाक्य लगा दिया गया है, तो इस तरीके से हम रिलेट भी कर सकते हैं इसको। ये क्या है? संख्याओं में हमें वाक्य मिल रहा है, तो यहाँ पर परिसंख्या अलंकार होगा। ठीक है। इस तरह से हम रिलेट करके भी इसको पढ़ सकते हैं ताकि हम परीक्षा में भूले नहीं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, जहां राधा आनंद उदित, निसी बासर आनंद, तहां कहा अरविंद है, कहा बापुरो चंद। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी पंक्ति दी गई है और इस पंक्ति में राधा का जो आनन है, यानी उनका जो मुख है, वो ऐसे उदित होता है, इतना सुंदर लगता है, जैसे चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। बापुरो चंद यानी बहुत फीका पड़ जाता है चांद भी, इतना सुंदर राधा का मुख है। देखिए, आप सभी जानते हैं उपमा अलंकार में जो वस्तु आपके पास है, यानी जो राधा का मुख है,
वो दूर की वस्तु यानी चांद से हम उसकी तुलना करते हैं कि चांद क्या है, चांद अत्यंत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो वो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन जब चांद की तुलना आप मुख से करने लग जाओ तो इसका मतलब चांद से भी ज्यादा सुंदर मुख है, और चांद को तो हमने बहुत कम कह दिया, तो यहां पर आपका उपमा का उल्टा हो जाएगा और ये होगा आपका प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में ऊट पटांग शब्द दिया गया है। ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होता है? तो देखिए, ऊट पटांग शब्द हमारी निजी शब्द भाषा से लिया गया है। जिस प्रकार हम लोग अपना डेली यूज में बोलते हैं हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो यहाँ देखिए, बहुब्रीहि दिया हुआ है, द्वंद्व दिया हुआ है, दिगु दिया हुआ है, तत्पुरुष। मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ कि बहुब्रीहि समास में दो पद होते हैं, लेकिन दोनों ही पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद आपस में प्रधान होते हैं और दोनों ही बराबर होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, और तत्पुरुष समास में उसका विग्रह करने पर हमें प्राप्त होता है बीच में कारक चिन्ह। तो हम ऊट पटांग का विग्रह करेंगे तो ऊट पर टांग, ठीक है, इस प्रकार इसका विग्रह होगा। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तत्पुरुष। यहां पर आंसर आपका बन जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न नंबर 12 ले लेते हैं। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, गुरवे पूछा है आपसे, गुरुधन वे, गुरुधन ए, गुरधन वे या गुरोधन ए। तो यहां पर जो संधि हो रही है, देखिए यहां पर डी आपका आंसर होगा। गुरव, ओ की मात्रा और ए मिलकर के गुरवे बन गया है, तो यहां पर आपका आंसर होगा डी। चलिए प्रश्न नंबर 13 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, जिस समस्त पद में पूर्व, ध्यान दीजिएगा, कई बार मैं अभी बता भी चुकी हूं, तो पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद, ठीक है, अन्य अर्थ की प्रधानता होगी, उसमें कौन सा समास होगा? 2 बार मैं ये आपको बता चुकी हूं, आंसर दीजिएगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास होगा? आपको भी अपनी तैयारी परखनी चाहिए और मुझे आंसर बताना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है और कितने आंसर आपके ठीक हो रहे हैं। ईमानदारी से सभी लिखिएगा, तभी पता चलेगा कि हम मेरिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मतलब कि ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, कोई अन्य पद ही प्रधान होगा। ठीक है, क्योंकि बताया गया है कि जैसे वीणा पाणी हो गया, ठीक है, दशानन हो गया, नीलकंठ हो गया, ये सभी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। चलिए, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देने योग्य बात है और ये कई बार रिपीट हुआ है। तो कलचुरी राजवंश की जो 7 कन्याएं हैं, 7 नायिकाएं हैं, सॉरी, नायिकाओं के नक्षिक, यहां से नक्षिक वर्णन की परंपरा का शुभारंभ भी माना जाता है। तो नक्षिक परंपराओं से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ये है राउल बेल। ठीक है, राउल बेल किसकी कृति है? राउल बेल आदिकाल के जो कवि हैं, रोड़ा कवि, किसकी कृति है? तो रोड़ा कवि की यहाँ पर ये कृति है। आगे चल देते हैं। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ज्ञानचंद्र जी ने शीर्ष लिखी है एक जीवनी जिसका शीर्षक है कथा शेष। तो पूछा जा रहा है कि किसके जीवन पर आधारित है? बताएं आप सभी, किसके जीवन पर आधारित है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या उषा प्रियमवदा? तो ये आपकी अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। यहां देख लीजिए, प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है, अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल की भी एक परिभाषा बिल्कुल ऐसी है जिसमें उन्होंने कहा है कि साहित्य जो है वो मनुष्य के चित्रवृत्तियों का ही एक रूप है, यानी हमारी चित्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार से साहित्य में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें थोड़ा सा रिलेट कर लेना चाहिए क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो अंतःकरण शब्द को अगर आप उठा लें
और देख लीजिए, हम अंतःकरण की बातें किससे कह सकते हैं? महावीर से, भगवान महावीर से हम अपने अंतःकरण की बातें कह सकते हैं। इस तरीके से आप रिलेट कर लेंगे तो आपको ये याद रहेगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो बहुत अच्छा कथन है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि रामचंद्र शुक्ल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। और रामचंद्र शुक्ल की जो पंक्तियां हैं जो उन्होंने कही हैं, मतीराम के लिए, देव के लिए, बिहारी के लिए, बिहारी के दोहों के लिए और भिखारी दास के लिए उन्होंने कहा है, और उन्होंने भरत भूषण के लिए कहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि उनकी भाषा के लिए जो कहा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं यही प्रश्न बन जाते हैं। तो हम एक वीडियो भी लाने वाले हैं जिसमें रामचंद्र शुक्ल की सभी पंक्तियां होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये किसके लिए उन्होंने कहा है? तो ये कहा है उन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए। ठीक है, गुलेरी जी के लिए ये यहाँ पर भाषा कही गई है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है और इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो देखिए साफ साफ नजर आ रहा है इन शब्दों में कौन सा अलंकार है। अंबर पनघट यानी अंबर, पनघट रूपी अंबर है, और जो घट है वो तारा रूपी है, उषा नागरी। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 पे गणनावाचक शब्द, गणनावाचक शब्द अयुत्तम। ठीक है, अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए संस्कृत में संख्यावाचक शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा ध्यान से। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? एक बार तो थंब कर दीजिए। हाँ, अयुत्तम जो है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000 या 10,000 के लिए। तो ये शब्द जो है 10,000 के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? 10,000 के लिए। चलिए 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मर गया दीपनाथ। ठीक है, मर गया दीपनाथ किसकी चर्चित कहानी है? पहली बात तो ये विधा क्या है? कहानी है, लेकिन किसकी कहानी है? तो ये है चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानी। ठीक है, मर गया दीपनाथ किसकी कहानी है? ये चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानी है। चलिए आगे चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़े जोश में पढ़ने वाली हूं और आंसर बताएंगे आप लोग। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? काव्य के कितने गुण हैं? काव्य के 3 गुण है ना, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं, लेकिन मान्य जो है वो 3 ही गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा गुण आपको महसूस हो रहा है? जब हम इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो पूरे जोर शोर के साथ पढ़ रहे हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। तो क्या माधुर्य नजर आ रहा है? या प्रसाद भी नहीं? प्रसाद मतलब कि सिंपल सिंपल शांति से निकल जाए। माधुर्य मतलब जहां पर श्रृंगार की, वात्सल्य की, प्रेम की भावना हो। लेकिन यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? वीरता की भावना। तो यहाँ पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण, जिसमें वीर हो, जिसमें ओजता हो। ठीक है, जिससे आप उठ खड़े हो जाएं कि नहीं मुझे कुछ करना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कि नरेंद्र शर्मा का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है। प्रवासी के गीत तो बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको याद भी होना चाहिए कि प्रवासी के गीत क्या है? नरेंद्र शर्मा का है। कर्णफूल नरेंद्र शर्मा का है। शूलफूल भी नरेंद्र शर्मा का है। अपराजिता जो है नरेंद्र शर्मा का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं 23वां प्रश्न है बैलगाड़ी। ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद, दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। देखिए मैंने द्वंद में क्या बताया कि दोनों पद प्रधान होंगे। यहाँ पर बैल जो है संज्ञा है और गाड़ी प्रधान नहीं है।
द्विगु समास में संख्यावाचक होगा तो संख्या नहीं आएगी, यहाँ पर संख्या नहीं है। कर्मधारय में पहला विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात ही नहीं है। तो हमारे पास बचा तत्पुरुष। और वैसे भी जब हम बैलगाड़ी का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, बैल वाली गाड़ी, यानी जो बैलों के द्वारा चलती है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इसमें हमें प्राप्त हुआ कारक चिन्ह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। चलिए 24वां प्रश्न ले लेते हैं। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास। बहुत अच्छा उपन्यास है कि जो समाज में प्रेम करने वाले लोग होते हैं, समाज उनका किस तरह से परेशान उन्हें करता है, बहिष्कार उनका करता है, या जो भी है परिस्थितियां, ये आपको मिलेंगी नीलू नीलोफर, नीलिमा नीलोफर, ठीक है। भीष्म सानी का है ये, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दूसरा देखिए जुलूस, जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु का है, जिसमें पलायन की परिस्थिति होती है, जब विभाजन की परिस्थिति होती है, उसमें पश्चिम बंगाल से आए हुए रिफ्यूजी लोगों से संबंधित ये है। सी में खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का है, और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। अगला देखते हैं 25वां प्रश्न। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो विनय और सोफिया किसके पात्र हैं, बताएं सभी। विनय और सोफिया रंगभूमि के पात्र हैं। बाकी प्रेमचंद्र के सभी उपन्यास आप लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उनका नाम किसने दिया था, उनके वो उर्दू में किस नाम से लिखते थे, यानी इनका पूरा बायोग्राफी आपको याद होना चाहिए। कायाकल्प इनका पहला उपन्यास है, जो कि 1926 में लिखा गया था, हिंदी का, ठीक है, हिंदी का उपन्यास प्रथम है ये इनका। और सेवा सदन इनका बाजारे हुस्न उर्दू का अनुवाद है, और कर्म भूमि भी इन्होंने लिखा है। 26वां प्रश्न लेते हैं। युष्मद शब्द के चतुर्थ विभक्ति, ठीक है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन के रूप, ये संस्कृत का प्रश्न है, और आपको पता होगा कि संस्कृत भी यहाँ पर बनने वाली है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आंसर बता देते हैं, क्योंकि ये संस्कृत का है। तुभ्यम तथा ते होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? यहां पूछा जा रहा है नहीं, पहले नहीं को ध्यान से पढ़ेंगे। सात्विक अनुभाव नहीं है, तो देखिए बहुत सारे ये आप पढ़ते हैं, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है। यहाँ पर सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। अब हमें चुनना है कि कौन सा सात्विक नहीं है। तो देखिए विषाद जो सी है, ये सात्विक आपका नहीं है। रोमांच मतलब कि किसी बात को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना, ये सात्विक है। जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं क्रियाएं, जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, जैसे लाल पड़ जाना, मुंह का सफेद पड़ जाना और बेहोश हो जाना, ये सारी सात्विक अनुभव होते हैं। कंप यानी कांपना, प्रलय यानी बेहोश हो जाना, ठीक है। तो ये तीनों सात्विक भाव हैं। यहां देखिए प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको चुनना हो तो आप क्या करेंगे, वाक्य बना लीजिए। वाक्य बना लेंगे। जवाब दिया गया, हिसाब दिया गया, गुलाब दिया गया। अब आया शराब, तो क्या बोलेंगे शराब दिया गया? नहीं, शराब दी गई। तो ये हमारा राइट आंसर होगा डी, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं 29। दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो देखिए यहाँ पर दृश्यति, ये तो आपको रूप दिया हुआ है, और दृश्य शब्द जो है इसका अर्थ होता है देखना, जिसमें संस्कृत में हम लोग पश्च धातु से भी इसको संबोधित करते हैं। तो जब लट लकार में हम इसको लेते हैं तो लेते हैं पश्यति, ठीक है। तो दृश्यति का मतलब ही यही है कि लट तो होगा नहीं, ठीक है, लोट भी नहीं होगा, और लंग लकार में भी नहीं आएगा। तो आपका ये आंसर में आएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर मेरी आवाज ठीक से आप तक पहुंच रही है तो एक बार थंब कर दीजिए। वीडियो को किसी ने भी लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
चलिए प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 में विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन रचनाएं दी गई हैं। जो तीन रचनाएं होंगी वो एक जैसी होंगी और एक रचना अलग है। कैसे पहचानेंगे? यदि आपने पढ़ा है तो आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करेंगे, ध्यान करेंगे कि मूर्धन्या और मणिकर्णिका जो है ये दोनों रचनाएं तुलसी राम की आत्मकथा है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? तुलसी राम की आत्मकथा है। और तुलसी राम कौन है? दलित लेखक हैं आपके। ठीक है, और कितनी धूप, कितनी कितनी धूप में कितनी बार, ये किसकी है? ये महीप कुमार की आत्मकथा है। अब यहाँ हमारे पास बच गया वट वृक्ष की छाया में। ये जो आपका वट वृक्ष की छाया में दिया हुआ है ये है कुमुद नागर का एक जीवन परिचय है और कुमुद नागर ने इसको लिखा है वट वृक्ष की छाया में। तो ये बिल्कुल अलग हो गया, तो आंसर हमारा हो गया डी। आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। क्लास कैसी लग रही है एक बार लिख दें सभी, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। ठीक है, शब्द यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में जाते हैं तो ये ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, तो कौन सी मार्कंडेय की कहानी नहीं है? देखिए, महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाए अकेला। तो क्या करना है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट कर देते हैं। तो मारकंडे मतलब कि कंडे आपने देखे होंगे गोबर के बनते हैं गांव में, और उसको जलाकर रोटी बनाई जाती है ना चूल्हे में। तो मैं रिलेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। महुए का पेड़, महुए के पेड़ पर हमने कंडे मारे, जिससे क्या हुआ, महुए का जो फूल था वो हमारे पास आ गया। पान फूल, पान फूल रखे थे, उस पर किसी ने कंडे मार दिए और उसको गिरा दिया। हंसा अकेला जा रहा था और उसको किसी ने कंडे मार के परेशान करा, क्योंकि वो अकेला था इसलिए उसको परेशान किया। तो इसलिए मारकंडे की रचना हंसा जाए अकेला हो गई। अब यहाँ बचा रामलीला। ठीक है, रामलीला एक प्रकार का निबंध है, ये कहानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न क्या कहता है? तो 32वें प्रश्न में आपको बताया जा रहा है कि ये जो रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, इनको क्रम अनुसार लगाना है। कैसे लगाना है? आरोही क्रम से लगाना है। तो जय भारत, साकेत, भारत भारती और यशोधरा है, बिल्कुल ये सही नहीं है। यहाँ देखिए आंसर आपका मैं बता देती हूँ, बी हो जाएगा। कैसे इसको हम याद रखेंगे? भारत भारती, भारत और भारती, भारती दोनों कहाँ गए? साकेत गए, किससे मिलने? यशोदा से मिलने। और दोनों ने मिलकर, भारती और यशोदा ने मिलकर साकेत में भारत की जय बोली। ठीक है, इस तरह आपको याद रह जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न, तैतीसवें प्रश्न में हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है। बौद्धिक रस, बौद्धिक माने कि हमारी जो बुद्धि का विकास होता है वही बौद्धिक है। और किसने की है? तो आंसर आप लोग बताएं, और नहीं तो मैं बताती हूँ। देखिए, गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त ने बौद्धिक रस की स्थापना की है। अगर आप लोग इसको रिलेट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि गणपति इतने बुद्धिमान थे कि व्यास जी को कहा कि जब तक आप बोलते रहेंगे, जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक ही मैं लिखूंगा। तो व्यास जी एक सांस में बोलते रहे और इन्होंने पूरी महाभारत लिखी। तो बौद्धिक रस की उत्पत्ति यानी इसका जो स्थापना है वो किसने किया? गणपति चंद्र ने किया। अच्छा आगे चलते हैं। बिल्कुल अच्छे से अगर आपको दिख रहा है तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए। हम्म, क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। आप लोग जुड़ेंगे, टीजीटी पीजीटी की तैयारी हम लोग करेंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता डेली क्लास रहेगी हमारी। चलिए 34वें प्रश्न पर आ जाइए। ना धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो चलिए मैं बता देती हूँ, आंसर आपका ए होगा।
कालिदास की ये कुमार संभवम से ली गई है, और जिसमें कि शिव पार्वती के प्रेम विवाह का वर्णन और कार्तिकेय के जन्म पर आधारित है। ठीक है, 17 सर्ग हैं इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? भारतेंदु नाटक मंडली है, उसके द्वारा पहला अभिनीत इन्होंने कौन सा नाटक का अभिनय किया था? तो बिल्कुल सत्य हरिश्चंद्र का इन्होंने अभिनय किया था। ठीक है, 4 अंक हैं सत्य हरिश्चंद्र के और पहला अंक इंद्र सभा है। 36वें प्रश्न पर चलिए। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त तयोद बोध विद्यायिनी स्फुरंती सत्वर बेबुद्धि प्रतिभा सर्व तो मुखी। देखिए बोलने में कितना कठिन लगा ना, कि शायद कहीं उच्चारण में भी कमी आई होगी। तो किस में परेशानी हुई? वाक में। वाक में यानी बोलने में। तो हम देखें रिलेट कर गए तो कितने अच्छे से आंसर निकल गया। ये पंक्ति किसकी है? वाग्भट्ट की। ठीक है, किसकी पंक्ति है? वाग्भट्ट की। 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है बताएं। शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को, सभी शेयर कर दीजिए। चालीस प्रश्न पर हम आ चुके हैं और 41वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। मैंने एक बार आपको बोला भी था कि इस तरह के जब भी प्रश्न आए और आपको प्रॉब्लम हो तो वाक्य बना लीजिए, वाक्य बनाने से इजीली हो जाता है। जैसे यहाँ पूछा है स्त्रीलिंग नहीं है, तो वायु चल रही है, रही क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, तो ये तो कट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह रेणु, रेणु क्या है? धूल के कण होते हैं रेणु। रज उड़ रही है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया, इसको भी कट कर दीजिए। सेतु वहां तक जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न हो जाएगा वो सी इसका आंसर हो जाएगा सेतु। ये स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि रज्जु भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। बहुत अच्छी लाइन है, किसने कही है जानते हैं? बाबू गुलाब राय ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। तो 42वें प्रश्न को देख लेते हैं, ये कथन किसने कहा है? तो देखिए, जब भी आपको व्यंग्यात्मक कथन महसूस हो, यानी कि एक ठोक के बात कह दी गई है, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे किसी को अच्छी लगे, इस तरह का जब भी कथन आपको मिले तो आप सीधे लगा दीजिए डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, विचारात्मक इनके होते हैं नगेंद्र के। बच्चन सिंह हमेशा उल्ट मतलब बात को एकदम ऐसे बोल देते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ माने आप अपने ओठों को मिलाकर देख लीजिए, अगर ओठ चिपक जाते हैं तो समझिए ओष्ठ ध्वनि है, नहीं चिपकते हैं तो समझ लीजिए कि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो प ओष्ठ ध्वनि है, भ ओष्ठ ध्वनि है, ध ये नहीं है बल्कि फ ओष्ठ ध्वनि है। तो यहाँ पर ध आपका आंसर हो जाएगा, ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। 44 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं रखता है? तो बहुत बार हमें प्रश्नों को ध्यान देना है कि नहीं शब्द पर ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ या नहीं पूछा है, क्योंकि कई बार इसी तरह के प्रश्न गलत हो जाते हैं। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो यहाँ देखिए रचनाकार पूछा है, तो प्रेम सागर किसकी है? आप सभी जानते हैं लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह की रचना है। लाल चंद्रिका किसकी है? लल्लू लाल की है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। ठीक है, तो कौन जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? इंशाअल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी जिन्होंने लिखा है ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, जबकि प्रेम सागर लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल तथा नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की है, जिसे चंद्रावली नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था।
45वें प्रश्न की ओर आ जाते हैं। देखिए 45वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन पूछा गया है। तो ए देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। तो क्या ये कथन बिल्कुल सही है? दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। तो क्या ये सही है? क्योंकि हमें अगर सन याद है तो ये हमें याद रहेगा। तो 11 वर्ष का समय कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1903 में। और दुलाई वाली कब लिखी गई थी? 1907 में। तो वाकई दुलाई वाली 11 वर्ष के समय के बाद लिखी गई थी। दोनों ही कथन सही हैं। अब हमें कौन सा खोजना है? असत्य खोजना है। तो हमें आगे के कथन को पढ़ना होगा। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 2015 में प्रकाशित हुई थी। ये कथन सही है या गलत है? गौर कीजिएगा कि उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। ध्यान दें, सही है या गलत? सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा बनता है डी। डी क्यों बनता है? रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। ये गलत है। क्यों गलत है बताएं आप सभी? क्योंकि रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार जो है विशंबरनाथ शर्मा हैं। ठीक है, जबकि रक्षाबंधन नाटक जो है हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखा है। देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर दी थी कि अगर आपने बढ़िया तरीके से याद विधा को नहीं रखा है तो आप इस प्रश्न का आंसर गड़बड़ कर देते। तो रक्षाबंधन जो नाटक है वो हरि कृष्ण प्रेमी का है, लेकिन कहानी विशंबरनाथ शर्मा की है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ हैं, प्रदीप जायसवाल हैं, सत्यकेतु विद्यालंकार है या डॉक्टर धर्मवीर हैं? कौन है? तो जान लेते हैं। बिल्कुल ऋषिकेश सुलभ यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 रहेगा आपका बिल्कुल सही, क्योंकि वध स्थल से छलांग जो है ऋषिकेश सुलभ ने लिखी है। अगला प्रश्न है तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये कई बार प्रश्नों में बना है। और ये किसने कहा है? तुलसी और गंग। गंग कौन थे? तुलसी और गंग दोनों ही अकबर के दरबारी कवि रहा करते थे, दरबार में ही रहते थे। तो ये भिखारी दास की पंक्ति है, तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास और गंग कवि के विषय में यहाँ पर ये कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 48। तवलकारः का संधि विच्छेद क्या होगा? तव लकार, तव धन ऋकार, तव धन ऋकार या तवल धन कार। देखिए इस तरह के प्रश्न बने थे 2021 में। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर आपका बनेगा, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम सब लोगों को आया था। तवलकार, तवलकार यानी तव लकारह में गुण संधि है, तो आंसर आपका बी बनेगा यहाँ पर, तव ऋकारह। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। गारसदा तासी के इतिहास ग्रंथ दा ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 49 प्रश्न जो है आपका सभी ने पढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है खैर कि हिंदी ये वाला। इसका आंसर आपका होगा सी। 1871 में दूसरा प्रकाशन इसका आया था। पहला प्रकाशन कब आया था आप लोग लिखकर भेजें मुझे कमेंट बॉक्स में। तब तक 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन करना है। तो ए है हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल, बिल्कुल सही है। फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा एक भवानी प्रसाद, मिस्र और लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी रचना सही नहीं है। तो यहाँ पर लोग भूल गए हैं, ये रचना किसकी है? ये रघुवीर
सहाय की रचना है, ना कि शमशेर बहादुर की रचना है। तो यहाँ आपका डी आंसर बन जाएगा। ये बिल्कुल सही है। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल का है। फूल नाम है एक त्रिलोचन का है। नीली रेखा एक भवानी प्रसाद मिश्र का है। 51 प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? गुरु नानक देव की माता का नाम क्या? देखिए यहाँ पर आप दो नाम जानते हैं ना, लक्ष्मी, तृप्ता। तो ध्यान करिए कि गुरु नानक की माता का नाम क्या था। सुलक्षणा उनकी पत्नी का नाम था, है ना। तो तृप्ता उनकी माता का नाम था। ठीक है, तृप्ता उनकी माता का नाम था। पिता का नाम कालूचंद था और पत्नी का नाम सुलक्षणा या सुलक्षणी कहते हैं। और ठीक है, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद उनके बेटे थे। 52वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि श्रीचंद के द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बहुत ही अच्छा छंद है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, छंद के मामले में जब आप देखें कि ये इतनी लंबी लाइन है, वो कोई काउंटिंग नहीं करनी है, छोटी सी ट्रिक है बस। ये आपने देखी कि कोमा तक कितनी बड़ी लाइन गई है, इतनी, और उसके बाद यहाँ पर छोटी सी लाइन है। तो आपने एक छंद पढ़ा होगा बरवे छंद, जिसमें 12 और 17 पर, 12 और 7 पर यति होती है। ठीक है, 12 और 7 पर यति होती है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर ज़्यादा है काउंटिंग में। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे वर्ड यहाँ आएंगे और ये थोड़े से यहाँ आएंगे। तो बस पहचान जाइए कि कोमा के बाद थोड़े से वर्ड हैं तो बरवे छंद होगा। ठीक है, यहाँ पर बरवे छंद हो जाएगा। 53वें पर चलते हैं हम। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो उपेंद्र नाथ को आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा है, गौर से पढ़ा है, तभी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही घुमा के प्रश्न दिया गया है। तो 53वां प्रश्न देख लेते हैं। इसका आंसर गिरती दीवारें, इसमें भी चेतन है। शहर में घूमता आईना, इसमें चेतन है। ठीक है, तो उपेंद्र नाथ अश्क का जो ये वाला उपन्यास है गर्म राख, इसमें आपको चेतन नहीं मिलेगा। यहाँ पर जगमोहन, हरीश और दूरो हैं। ठीक है, कौन है यहाँ पर पात्र? यहाँ पर हैं जगमोहन, हरीश और दूरो। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने समाज के जो मध्यम व्यक्तियों जो होते हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, बाकी सब में चेतन नामक पात्र है। नन्ही कंडील में भी एक नन्ही कंडील, उसमें ये इसमें और इसमें तीनों में चेतन है। चलिए 54वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी देखिए, खग, ये भी पक्षी का पर्यायवाची है। शकुनी और शकुंत, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं, जबकि शकुंद पक्षी के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 55वां प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? प्रमाणज्ञ, ठीक है, किसने किया है? कालिदास, भारवी, भवभूति या बाणभट्ट? तो ये किया है भवभूति ने। भवभूति ने पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण शब्द का प्रयोग किया है, और ये भवभूति को श्रीकुंठ उपाधि से जो है कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 56वां प्रश्न देख लेते हैं। कबीर और तुलसी, ठीक, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? एक मिशन के तहत लिख रहे थे, मतलब कहने का अर्थ यह है कि उनका जो लिखने का उद्देश्य था वो केवल रचना करना, किताबें ढूंढना नहीं था। वो समाज को एक दिशा देना चाहते थे या समाज के लिए लिख रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो किसने कहा है ये? मैंने आपको बोला ना, जब सीधी बात कही जाए, वहाँ तो खैर व्यंग्यात्मक थी, यहाँ पर व्यंग्यात्मक तो नहीं है, लेकिन बहुत गहरी बात कही है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। तो ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बहुत ही अच्छा कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बच्चन सिंह से ली गई थी। 57वें प्रश्न में देखते हैं। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो
तो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं, लिट लकार भविष्य काल को कहते हैं, लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, लोट लकार ना आज्ञावाचक रहता है। हाँ, विधि लिंग आज्ञावाचक आशीर्वाद इस तरीके से रहता है, तो यही आपका गलत होगा। और अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, मैंने अपने तरीके से याद कर रखा है कि लट लट यानी कि वर्तमान में लटके रहते हैं हम भविष्य की चाह में, ठीक है। और लिट री आ रहा है, री आ रहा है, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं कि भविष्य काल है। और लंग माने लंका, लंका कब थी? आज के समय में तो लंका है नहीं, है ना, तो भूतकाल में थी लंका, तो लंका में भूत रहते थे, ऐसा भी कर सकते हो, या भूतकाल में लंका थी, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और लिरीट का भविष्य से आप अपने हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी समझ में आ जाता है, जब दो समझ में आ जाते हैं तो तीसरा अपने आप निकल जाता है। और लोट लकार में आज्ञावाचक मैंने कैसे याद किया था कि जब कोई हमें आज्ञा देता है और हमारा मन नहीं होता ना, तो बच्चे मिट्टी में जो है लोट लोट के रोने लग जाते हैं। तो हम आज्ञा विधि लिंग किसी विधि से उनको बोलो कि इस विधि से पढ़ो, तो वो उठ करके मिट्टी में लौटना शुरू कर देते हैं। तो लोट लकार विधि लिंग या आज्ञावाचक इस तरीके से, देखिए बस याद करना है और कुछ नहीं है। चलिए 58वें प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? बहुत महत्वपूर्ण और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो ये सभी जानते हैं कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये छपा था, इसको तो आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। 59वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार कौन है? रचना काल क्या है? भाषा योग वशिष्ठ किस सन में लिखी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे रचना का जो समय होता है उसको याद कर पाना बड़ा ही असंभव सा कार्य लगता है। तो यहाँ पर 41 देख लीजिए, 41 में भाषा योग वशिष्ठ लिखी गई थी। और ठीक है, आगे चलते 60वें प्रश्न की तरफ। शोभा सरसाने न बखाने जात, केहू भांति आने हैं पहाड़, मानो काजर के ढोई के। ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? तो जैसे ये वाली जब भाषा आपको मिल जाती है ना, ढोए के या का जब प्रयोग मिल जाता है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि देखें ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ये भाषा जा रही है, तो आपको चुनना होगा ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ा सा ग्रामीण की भाषा अधिक बोलता हो। तो उनमें आपके एक तो ठाकुर आ जाते हैं, एक आपके आ जाते हैं सेनापति जो ठोक के बात करते हैं ना, बोधा आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको सेनापति मिल रहे हैं, जबकि मतीराम देव और ये लोग तो काव्य बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने, काव्य लक्षण वगैरह लिखे थे, तो सेनापति यहाँ पर हम चुनेंगे। शोभा, और दूसरी बात, रीति काल में प्रकृति का सौंदर्य वर्णन भी सेनापति ने ही किया है। तो शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ, भांति आने हैं पहाड़, मानो काजर के ढोई के। अच्छा, यहाँ पर मानो आ गया है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार बन रहा है, मुझे लिखकर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। 61वें प्रश्न पर हम आ जाते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा कौन से वाली भाषा में है? ध्यान दीजिए जरा कि ब्रज भाषा हम किस में पढ़ते हैं? जिसमें हम खड़ी बोली पढ़ते हैं, जिसमें हम राजस्थानी पढ़ते हैं, जिसमें हम गुजराती पढ़ते हैं। और ये सब हम कौन से सौर सैनी में पढ़ते हैं? हम पश्चिमी में पढ़ते हैं। पश्चिमी कहाँ से निकलती है? ये सौर सैनी अपभ्रंश से। बिल्कुल इसमें तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये सौर सैनी अपभ्रंश से है। यहाँ पर 62वें प्रश्न को देख लेते हैं। 62वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो कब की गई थी? 1556 में जो है 1556 में इसकी स्थापना की गई थी। अष्टछाप में 8 कवियों को लिया था। किसने की थी? गोकुलनाथ जी ने की थी, 4 विठलनाथ जी के और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? देखिए, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, ठीक है। कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जिनमें जो क्रिया के बाद लगते हैं, और तदित प्रत्यय बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद लगने वाले सभी प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। तो बहुत आसान रहेगा पूछना, ठीक है। यहाँ पर बताइए, ढूंढिए, कैसे ढूंढेंगे?
63वें प्रश्न का आंसर देखिए, तद्धित का मतलब हो गया कि संज्ञा सर्वनाम के साथ लगने वाला, और क्रिया के साथ लगने वाला कृदंत प्रत्यय होगा। तो सजना माने क्या होता है, क्रिया होती है, और उसके साथ लगने वाला प्रत्यय क्या बन गया, कृदंत प्रत्यय बन गया। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो सजावट के साथ जाएगा। बाकी शिक्षक एक संज्ञा हो गई, माया एक संज्ञा हो गई, पुरुष भी एक संज्ञा हो गया। ठीक है। 64 हम लेते हैं प्रश्न यहाँ पर। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है। अब देखिए, द्रुत विलंबित छंद हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं ना। तो क्या क्या होता है देख लेते हैं। 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण। भी देख लेते हैं। 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण। बिल्कुल ये सब तो नहीं होता है। हाँ, कौन सा आंसर बनेगा। एक देखिए नगण होता है, एक भगण होता है तथा एक रगण के क्रम में 12 वर्ण। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 65 अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न और सरल भी है। आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि जोइंदू हैं जिन्होंने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया है। चलिए प्रश्न नंबर 66 की तरफ चलते हैं। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है। उपन्यास रहस्य किसने लिखा है। उपन्यास रहस्य बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, उपन्यास रहस्य। ठीक है। 67वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। राजा, खेत, किसान, दाहिना तद्भव नहीं है। तो राजा, राजा क्या है यहाँ देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि राजा का कोई भी तत्सम नहीं होता, जबकि खेत का होता है क्षेत्र, किसान का होता है कृषक, और दाहिना का क्या होगा, दाहिना लग रहा है कि तत्सम है, जबकि दाहिना का दक्षिण होगा। तो इस प्रकार राजा यहाँ पर तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। 68 पर आ जाते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द। सार्वकालिक, ये तो आप भी जानते होंगे, पूरी पृथ्वी से जो संबंध रखता है वो कौन होगा, है ना, भूमि जहां पर आ जाए। देखिए कालिक में क्या है, काल, दैशिक में क्या है, देश, है ना, और जनीन ये तो अजीब ही, सार्वजनीन, तो भौमिक यानी भूमि, तो सार्वभौमिक यानी पूरी धरती से, पूरी भूमि से संबंधित रखने वाला। 69 प्रश्न देखते हैं। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं, है ना, तो कौन सा देखना है, सप्तमी विभक्ति। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंत में जो शु शब्द आता है ये आता है, लेकिन तीनों को हम देख लेते हैं। पितृ, पितरौ, पितृषु, पितृ, पितरौ, पितृषु। ठीक है, पित, पितौ, पितृषु, पितरी, पितरौ, पितुषु। तो कौन सा आंसर सही बनेगा, यहाँ बनेगा आपका बी, पितृ, पितरौ और पितृषु। पितृ, पितरौ, पितृषु, ये सप्तमी विभक्ति हो गई। चलिए 70वां प्रश्न देख लेते हैं। नदी कोष भर टेढ़ी है, नदी कोष भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद, ठीक है, क्या होगा, नदी क्रोशेण कुटिला, नदी क्रोशाय कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला, क्रोशात कुटिला, क्या होगा, नदी कोस भर टेढ़ी है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, नदी, बिल्कुल यहां पर सी आंसर हो जाएगा, नदी क्रोशम कुटिला। आगे चलते हैं 71वें प्रश्न पर। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, ये तो सही नहीं है। क्यों, देखिए हिंदी के विकास के संबंध में हमें ढूंढना है असत्य कथन। ठीक है, तो असत्य कथन क्या है, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में होता है। पहले से पता चल गया आपको कि हिंदी क्या है, वियोगात्मक भाषा है, और यहाँ ये बोल रहे हैं कि संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, तो बाकी तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी
और आंसर हमें मिल गया। अच्छा, संयोगात्मक और वियोगात्मक क्या होता है एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि जो हिंदी का विकास हुआ है उसमें केवल और केवल हिंदी के शब्द ना होकर के फारसी के हैं, अरबी के हैं, उर्दू के हैं, अंग्रेजी के हैं, यानी हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो अपने में अनेकों शब्द समाये हुए है, इसीलिए वो वियोगात्मक है। संस्कृत संयोगात्मक है। क्यों संयोगात्मक है? क्योंकि संस्कृत में केवल और केवल अपनी भाषा के शब्द हैं, अन्य बाहर के शब्दों का वहां पर कोई भी औचित्य या स्थान नहीं है। तो बाकी हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं। 72 शयन में संधि है। शयन, शयन देखिए यन आ रहा है, यन, यही आप देख लीजिए, स धन यन, यन में कौन सी संधि होती है? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ ताकि आप लोग आंसर दे सकें और मैसेज में लिख सकें। बिल्कुल अयादि स्वर संधि होगी, क्योंकि यण संधि वहां होती है जहां पर बीच में आधा अक्षर प्राप्त होता है, जैसे व व्याधि में प्राप्त होता है। गुण संधि जहां पर मात्रा ओ की हो, ए की हो और री की हो। वृद्धि संधि जहां पर बड़ी मात्राएं हो। आगे चलते हैं 63 प्रश्न की तरफ। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। चलिए, पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? तो बहुत अच्छे से हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि ये कवि जो है, ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पंत की हैं। नहीं, सॉरी, पंत की पंक्ति है, सुंदर है वे विहग सुमन सुंदर, जो उन्होंने लिखा है मतलब प्रकृति के लिए। तो यहाँ पर आपके जो रचनाकार हो जाएंगे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। बिल्कुल, मैंने यही बताया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे आपके इस पंक्ति के लेखक। वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। आगे चलते हैं, 74वें प्रश्न को देख लेते हैं। तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूं, बहुत अच्छी काव्य रचना है। किसकी है बताएं सभी? देखिए, नागार्जुन, त्रिलोचन, ये सभी जो प्रकृतिवादी कवि हैं और ये बहुत अच्छी रचना है। तुम्हें सौंपता हूं त्रिलोचन का ये काव्य है। ठीक है, तो 3 लोचन हैं भगवान जी के और तीनों लोचन प्रभु के हैं, तभी तो हम कह देते हैं कि मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ, हे त्रिलोचन, तुम ही हमारा ध्यान रखने वाले प्रभु हो। इस तरह हम रिलेट करके भी इनको याद कर सकते हैं ना। चलिए, 75वें प्रश्न को देख लेते हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताना है। देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर पहचान गए हैं तो आंसर मुझे लिखकर जरूर भेजिए, जल्दी जल्दी। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पंक्ति है। ये अंधा युग से धर्मवीर भारती द्वारा कही गई है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं 76वें प्रश्न की ओर। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो ये प्रश्न सभी को ज्ञात है, नहीं ज्ञात है तो मैं बता देती हूँ, नहीं तो लिखिए आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। 15 है, 51 है, 99 है, ये कोई भी नहीं है। यहाँ आपको 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और हम कितने पढ़ रहे हैं? आप लोग कितने पढ़ रहे हैं बताएं? देखिए, 105 अलंकारों में जो 99 हैं वो अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार हैं और 1 चित्रालंकार है और 1 जो है वो संकर अलंकार है। कितने हो गए? 99 और 4 कितने हुए? 93 और 1 चित्रालंकार 95 और 96, ये सब मिला करके और भी अलंकारों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो कुल मिला के 105 अलंकार का वर्णन इसमें है। आगे चलते हैं, 77वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? किस वेद से माना है नाटक को लिया हुआ? आचार्य भरत मुनि ने अभिनय को यजुर्वेद से लिया हुआ माना है। ठीक है, कहाँ से लिया हुआ माना है? यजुर्वेद से।
बहुत सारी चीजें उन्होंने ली हैं और वो बताया भी गया है कि किस वेद से क्या क्या लिया है, तो उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। जी, ऋग्वेद से पाठ लिया है, सामवेद से गान लिया है और अथर्ववेद से रस लिया है। ठीक है, ऋग्वेद से क्या लिया है? पाठ, और सामवेद से गान, अथर्ववेद से रस ले लिए हैं, और यजुर्वेद से आपका नाटक ले लिया, अभिनय लिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं। बी है, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ठीक है, यहां पर असत्य कथन ढूंढना है, तो सभी रस प्रधान रस के रूप में कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा सोच विचार कीजिएगा। आगे चलते हैं। ये सर्गों में विभक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश आदि होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है ये कि ये सभी रस यहां पर प्रधान नहीं हो सकते, एक रस प्रधान होता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई वीर रस का काव्य है तो वहां पर वीरता प्रधान रस होगा। अगर श्रृंगार रस का काव्य है, जैसे बीसल देव रासो है, श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है, तो वहां पर वो प्रधान है। और अगर पृथ्वीराज रासो है तो वहां पर वीर रस प्रधान है। तो इस तरीके से एक ही रस प्रधान होगा। ठीक है, रामचरितमानस में और उत्तर रामचरितमानस में कौन सा रस प्रधान है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। चलिए प्रश्न नंबर 80 की तरफ चलते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़। देखिए ये काव्य कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार टीजीटी और पीजीटी दोनों में बनी थी ये। मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए हमें ना प्रैक्टिस सेट को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये राजेश जोशी की रचना है। ये तो बच्चों को बिल्कुल रट चुकी है क्योंकि दोनों बार आई थी। 81वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए एनर्जी हमारी भी डाउन होती है, कितनी सारी मैं वीडियोस बनाती हूँ, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ और आप लोगों के साथ मिलकर मैं प्रयास करती हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को। अगर आप अभी मेरे साथ बने हुए हैं, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप अपने क्वेश्चंस भी मुझे सेंड कर सकते हैं, उसके आधार पर हम आपको आंसर्स देंगे। और इस समय थोड़ी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ये शोर शराबा भी वीडियो में शायद आज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग भी, तभी अच्छा हो पाएगा मुझसे भी, है ना। सपोर्ट की तो ज़रूरत होती है। और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। पूरा साहित्य जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। बस आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा सपोर्ट दें, जिससे कि आगे चल सके। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न हम आगे भी लेकर आएंगे आपके लिए। चंद्र शुक्ल के कथन भी हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो भी हम रख सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक यानी कि संस्मरण रचना है ये, और इसको लिखा है, इसको शिव पूजन सहाय ने लिखा है। आगे चलते हैं। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है? मतलब लिपि किस तरह से कार्य करती है? तो सूत्र लिपि है, चित्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि या भाव लिपि है। तो ये आप पढ़ लीजिए ऑप्शन, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो कैसे हम इसको याद करेंगे? ठीक है, सोच लिया आपने? चीसू प्रभाद, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सी आंसर रहेगा। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आंसर सी आंसर रहेगा। और इसकी ट्रिक हम बना लेते हैं, पहले पहले शब्दों को उठा करके। चीसू, ठीक है, चीसू प्रभात, प्रभा प्रभा ध्वनि, ध्वनि आता है बाद में कि जो हम लोग बात करते हैं उससे। तो चीसू प्रभा, चीसू प्रभा आप याद कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। 83वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? जल्दी से बताएं। ये उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है। मतलब कि जितने अश्क यानी कि आंसू, तो चेहरे अनेक होते हैं, किसी चेहरे पर अश्क होता है यानी आंसू होता है, किसी चेहरे पर मुस्कान होती है। चलिए 84वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? ठीक है, अर्थ निर्दिष्ट यानी अर्थ की दृष्टि से हमें देखना है। तो अब का क्या अर्थ निकलता है? निश्चय, अनादर, निषेध, कमी, बुराई, उतारिया, ये सब होता है। और अब का अर्थ क्या होता है? ये भी निषेध होता है। ठीक है, लगभग एक जैसे हो गए। और दुर का मतलब भी वही होता है, निषेध, बुराई। तो ये तीन का अर्थ जो है सेम निकला और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। परी का मतलब होता है चारों तरफ। तो निषेध, इनका तो मतलब अब का मतलब भी बुराई होता है, अब का मतलब भी कम होना, बुराई होना, और दुर का मतलब भी। तो ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, परी। यहाँ पर 85वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। और 85वां प्रश्न क्या कहता है? सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा दोष है? देखिए, वाक्य दोष बहुत अच्छे से आप पहचान सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। तो जब यहाँ पर आपने जगत भी बोल दिया तो जहान कहने की जरूरत नहीं है, और जहान बोल दिया तो जगत कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऐसा दोष होगा जिसमें बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब क्या हुआ? पुनः रुक्ति, पुनः उक्ति, यानी बार बार कह दिया, तो पुनरुक्ति दोष है यहाँ पर। 86वां प्रश्न देखिए, नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है। नमा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, नमा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए 87वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 87वां प्रश्न, अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। तो चकित जो शब्द हमें मिल रहा है, इसको पकड़ लीजिए आप। पता है, जब हम लोगों को रस ढूंढने होते हैं ना, तो इसी ऐसा शब्द पकड़ लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं। बाकी पंक्ति समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं समझते हैं तब भी हमें आंसर करना है। तो चकित मतलब कि हम एक अद्भुत चीज देखेंगे तभी चकित हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर आपका जो रस निकल कर आएगा वो अद्भुत रस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पौन मया करी घूंघट तारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। तो पौन मया करी घूंघट तारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। बहुत ही कठिन लगती है इस तरह की भाषा की पंक्तियां, लेकिन फिर भी हमको समझना होगा कि किसने कही होगी। तो देखिए, पद्माकर जो थे वो ब्रिज भाषा में लिखते थे, और थोड़ा सा होली वगैरह त्योहार, तीज त्योहार वाली जो पंक्तियां आती हैं उसको आप पद्माकर को फटाफट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन अगर बनती भी तो देव ग्वाल में बनती है और नेही नागरीदास में बनती है। तो जिस तरह की ये पंक्ति है ना, उस तरीके से आपको नेही नागरीदास ही लगाने चाहिए। तो यहाँ पर आपका 88 का आंसर जो बनेगा वो ए बन जाएगा। चलिए 79वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि संत काव्य परंपरा में कौन है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है अपनी विद्वता के लिए। तो देखिए, सुंदरदास हैं जो सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं। अच्छा, सुंदरदास के विषय में एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि इन्हें श्रृंगार रस के विरोधी माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 90वां प्रश्न, पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया है? तो पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मगन ठाकुर, आलो उजाला। ठीक है, तो ये हाँ बिल्कुल, आलो उजाला जो है इन्होंने ही बंगला में अनुवाद किया। और आलो उजाला क्या थे ना, ये बंगला के इतिहासकार थे। हाँ, इन्होंने किया है। चलिए आगे 51वां प्रश्न देख लेते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है इनकी, कालिदास की, उसमें कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? तो बिल्कुल 24 छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। आप फटाफट आंसर देते रहें और मैं यहाँ पर बनाती रहूंगी और प्रश्न। सनी कज्जल झस लगन उपजयो सुदित स्नेहु, क्यों ना नृपति हुए भोगवे लही, सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है डी, ज्योतिष ज्ञान। कौन सा? ज्योतिष ज्ञान यहाँ पर परिलक्षित होता है।
आगे 43, यहाँ पर 93वां प्रश्न हम देखते हैं। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति में किस ग्रंथ से ली गई है ये? तो 43वां प्रश्न है और ये पंक्ति ली गई है आपकी, हाँ 93वां प्रश्न है। ये पंक्ति कबीर की परचई से ली गई। कबीर की परचई किसने लिखी है? ये अनंतदास के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? अनंतदास के द्वारा लिखी गई है। 94 प्रश्न चलते हैं। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो देखिए राजभवन, झोपड़ी से राजभवन, तो माता क्या कहती हैं? माता झोपड़ी में भी जाती हैं और राजभवन में भी जाती हैं। तो ये किसकी रचना है? माता प्रसाद की रचना है। इस तरह हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। 95 प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज जो है, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या डच, किस भाषा का शब्द है ये? फ्रेंच भाषा का शब्द है, बिल्कुल, अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। 96 प्रश्न की ओर चलते हैं। कविता की नई तारीख किसकी रचना है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ श्रीकांत या उदय प्रकाश? तो ये रचना है काशीनाथ सिंह की। ठीक है, 97 प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या दिल्ली को? 97वां प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क है जिसको कहा गया है कि सर्वोच्च देवलोक है। 98वां प्रश्न देख लेते हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? मरुधर, मृदुल, हरि, सुमन, सितेश या वल्लभ? कौन है? तो 98वां प्रश्न है खुली आंख का सपना, इसका आंसर होगा मरुधर मृदुल। ठीक है, रिलेट भी कर सकते हैं कि खुली आंख का सपना बहुत मृदुल होता है, बहुत कोमल होता है, तो इसी तरीके से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भाषा, हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हिंदी भाषा बहुत अच्छा ये उन्होंने लिखा है, और कौन से सन में लिखा था? तो इसको लिखा था उन्होंने 1885 में। कब लिखा था? 1885 में। चलिए 100वें प्रश्न की ओर। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामचंद्र सूरी। 101 प्रश्न पर चलते हैं। सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं सभी स्वर? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? सभी बताएं। तो ये अल्प प्राण होते हैं। आगे चलते हैं। 102 प्रश्न। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 102, आंसर आपका होगा सी। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है। ये किसकी है? एक सत्य हरिश्चंद्र। एक सत्य हरिश्चंद्र रचना जो है जी, बस 1 मिनट लगा। और एक सत्य हरिश्चंद्र रचना जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल की है, मिस्र की नहीं है। देखिए इनमें यही कंफ्यूजन होती है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। 103वें प्रश्न की ओर हम आ जाते हैं। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है?